नमस्कार दोस्तों। आम्रपाली दी अनटोल्ड स्टोरी के 15th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था और एनबीसीसी को आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का ऑर्डर दे दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी समस्या फंड्स की थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डीआरटी को पहले कहा था आम्रपाली के जितने प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स हैं वो उसको ऑक्शन करने के लिए, लेकिन डीआरटी को बहुत ज़्यादा उसमें सफलता नहीं मिल रही थी और ये हमारे लिए काफ़ी परेशानी का सबब था। खैर लेकिन और कोई चारा नहीं था और हम दूसरे साधनों से फंड्स की डिमांड कर रहे थे। हम लगातार ट्वीट कर रहे थे। तकरीबन हर हफ्ते हमारा एक ट्विटर कैंपेन होता था जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते थे और हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर यूपी, फाइनेंस मिनिस्टर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एनबीसीसी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी और तमाम मीडिया को टैग किया करते थे और तकरीबन हमने पिछले 1.5 साल में 40 से ज़्यादा ट्विटर कैंपेन किए। वैसे इसका असर भी काफ़ी दिखता था क्योंकि हमारा ट्वीट अक्सर ही ट्रेंड करता था। इनफैक्ट हमारे ट्वीट हमेशा टॉप 5 ट्रेंड में शामिल रहें और हमारे ट्वीट की काफ़ी पॉपुलैरिटी रही और उसकी वजह ये थी कि जब भी हम ट्विटर कैंपेन अनाउंस करते थे तो उसकी हम काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी करते थे और उसके बारे में पहले से ही लोगों को बताया जाता था कि हमारे ट्विटर कैंपेन में क्या करना है और इसमें हमारा किस तरह का हम टैग बनाएंगे। ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड हो जाती थी और हम दिन और समय मुकर्रर कर लेते थे और तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे तक ये लगातार ट्वीट चलता था। जो ट्वीट बना सकते थे वो उन्हें कहा गया था कि आप अपनी ओरिजिनल ट्वीट बनाइए, मगर जो इस मीडियम को उतना नहीं समझते थे या जिनको परेशानी होती थी अपना ट्वीट बनाने में, उनके लिए ये सुझाव था कि आप पहले जितने ट्वीट्स हो रहे हैं उनको आप प्लीज़ रीट्वीट कीजिए और उसके लिए जो हमारा टैग होता था, जैसे आम्रपाली फ्लैट बायस, फिर वी वांट स्ट्रेस फंड, नो होम नो वोट, इस तरह के हमारे टैग हुआ करते थे। तो हम अपने साथियों से बोला करते थे कि यदि आपको परेशानी हो तो ट्विटर पे जाके इस टैग को ढूंढिए और इसको रीट्वीट कीजिए और इसका असर दिखता भी था क्योंकि हमारे ट्वीट अक्सर टॉप 5 ट्वीट में से शामिल रहते थे। तो दोस्तों, ये तो ट्विटर कैंपेन की बात हुई, मगर ट्विटर कैंपेन के सिवाय भी हम हर मंच पे अपनी बात को मजबूती से उठाने की कोशिश करते थे और जैसा कि आपको पता है हमारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रिसीवर अपॉइंट किया था मिस्टर आर वेंकटरमणी को और उन्हें ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कराएंगे और वो इस पूरे मामले में काफ़ी इम्पॉर्टेंट आदमी थे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट, एनबीसीसी, फ्लैट बायर्स के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे थे और उन्होंने भी अपनी तरफ से ये बात फ्लैट बायर्स को बताई थी कि किसी भी फ्लैट बायर को किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या कोई भी परेशानी है तो वो बेशक आके मुझसे मिल सकता है या मेरे ईमेल आईडी पे मुझसे कॉरस्पॉन्डेंस कर सकता है।
तो इस तरह से पहले जो हमारे लिए हमारे आम्रपाली बायस के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और हम बिना किसी डायरेक्शन की अपने फ़ाइट को आगे बढ़ा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हमें एक अच्छा डायरेक्शन मिल गया और हमें एक कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक ऐसा एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया जहाँ पर हम अपनी जाके बात कह सकते थे और अपने जितने भी सुझाव थे उनको दे सकते थे। और इस संदर्भ में हम अगस्त के पहले हफ्ते में कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव से मिले। हमारे साथ ड्रीम वैली के 4-5 सदस्य और थे और उन्हें हमने अपनी बात बताई और अपने सारे सुझाव से भी उनको अवगत कराया। बाद में उन्होंने कहा कि आपने जितने भी सुझाव दिए हैं इससे कृपया करके मेरे ईमेल पे भेज दें और उनके कहे अनुसार हमने वो सारा अपना सुझाव उनको ईमेल कर दिया। हमारे जितने भी आशंकाएँ थीं उसके बारे में भी उनसे काफ़ी विस्तार में बातें हुईं और उन्होंने बहुत धैर्य के साथ और हमारी बातों को सुना और अपने काफ़ी सुझाव दिए और आगे जाने का रास्ता कैसे होगा और एनबीसीसी ये पूरे प्रोजेक्ट्स की टेंडरिंग कैसे करेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने हमें दी। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए काफ़ी अच्छी हो रही थी और हमें लग रहा था कि आगे का रास्ता हमारे लिए अच्छा होगा और अब हमारे सपनों के घर के मिलने की जो रास्ता है, जो मंजिल है वो आसान हो गई है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि आम्रपाली के 12 से ज़्यादा प्रोजेक्ट थे और उसमें सारे बायर्स की ये कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सबसे पहले काम उनके प्रोजेक्ट में शुरू हो जाए। एनबीसीसी ने पहले ही सारे प्रोजेक्ट को कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया था। जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी फंक्शनल थे, जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे थे और जहाँ पे कुछ टावर्स का काम अधूरा था या कुछ और काम अधूरा था, उसको उन्होंने कैटेगरी ए में डाला था, जिसमें मुख्यतः ईडन पार्क, प्लैटिनम, सफ़ायर, सिलिकॉन सिटी जैसे प्रोजेक्ट थे। और उसके बाद कैटेगरी बी में हमारा भी प्रोजेक्ट था ड्रीम वैली विला का और दूसरे वैसे प्रोजेक्ट थे जिनका स्ट्रक्चर पार्शली खड़ा था और जिनको बनाने के लिए 12 से लेके 36 महीने की ज़रूरत थी। और अंत में एक कैटेगरी सी का प्रोजेक्ट था जिसमें वो प्रोजेक्ट थे जिनकी अभी शुरुआत नहीं हुई थी या शुरुआत हुई भी थी तो काफ़ी बेसिक स्टेज पे था। तो दोस्तों इस तरह 3 कैटेगरी बनाए गए थे और एनबीसीसी भी उसी प्रक्रिया के हिसाब से टेंडरिंग कर रही थी। यानी कि सबसे पहले उन्होंने ईडन पार्क का टेंडरिंग किया, उसके बाद प्लैटिनम का और उसके बाद सफ़ायर और सिलिकॉन सिटी का किया। तो ये सारा काम हो रहा था और लगातार हम काफ़ी अच्छी खबरें सुनते थे कि एनबीसीसी ने जो काम अलॉट किया है उसके बाद जो डेवलपर आके अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो चूँकि हमारा प्रोजेक्ट कैटेगरी बी में था तो हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी टेंडरिंग की प्रोसेस हमारे प्रोजेक्ट तक पहुँचे। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आप बताया कि काफ़ी प्रोजेक्ट थे, 12 के करीब प्रोजेक्ट थे और सारे फ्लैट वायर्स की कोशिश ये थी कि उनके प्रोजेक्ट में पहले काम शुरू हो। तो जो कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव था या एनबीसीसी थी उसके लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि सारे बायर्स को एक साथ वो खुश कर दें ऐसा कोई फार्मूला उनके पास नहीं था। हम अपने लॉयर मिस्टर एम एल लाहौटी के साथ भी लगातार संपर्क में थे और उनसे पूछते थे कि आगे चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं और आगे आपकी प्लानिंग क्या है। उनको हम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं आम्रपाली के उसमें हमारा ड्रीम वैली 1 का जो प्रोजेक्ट है वो सबसे छोटा है क्योंकि दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट में केवल 379 यूनिट्स थे और सारे प्रोजेक्ट को तकरीबन 21 टावर्स में बांटा गया था और 21 में से 17 टावर खड़े थे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एक
एलिमेंट था हमारी पूरे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इतना छोटा प्रोजेक्ट तो आम्रपाली का ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई इतना छोटा प्रोजेक्ट होगा जिसमें केवल 379 यूनिट्स बनाने थे। तो हम लगातार इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे कोर्ट को अपने लॉयर्स के माध्यम से कि यदि आपका काम करने का शेड्यूल आपने बनाया है तो उसमें ड्रीम वैली वन विला को आप थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आपके लिए भी ये प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान होगा, हमारे लिए तो अच्छा है ही, लेकिन एनबीसीसी के लिए भी प्रोजेक्ट को किसी दूसरे प्रोजेक्ट से पूरा करना आसान होता है, क्योंकि तकरीबन जितने भी दूसरे प्रोजेक्ट थे उसमें 20, 30, 40, 50, यहाँ तक कि ड्रीम वैली वन जो हाई राइज का प्रोजेक्ट है उसमें तो 60 टावर्स थे। और इसको पूरा करने में 3 से 4 साल का समय लग सकता था, जबकि हमारे प्रोजेक्ट को पूरा करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 साल का वक्त लगता। तो इतने कम समय में इतने कम यूनिट्स बनने वाला प्रोजेक्ट और कोई नहीं था। मुझे याद है मैं अपने दो तीन मित्रों के साथ पिछले साल शायद हाँ सितंबर का महीना था, मैं मिस्टर लाहौटी के दफ्तर में गया और उनको ये बात बताई। तो उन्होंने कहा कि चंद्रकांत जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में कितने ऐसे विलाज हैं जिनको अगले 8 से 12 महीने के अंदर बनाया जा सकता है, और बाकी कितने दूसरे जो है जो जिनको 1 से 1.5 साल का समय लाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये आप ऐसी एक रिपोर्ट बना के कृपया करके हमारे ऑफिस में इसे लाकर दे दें, क्योंकि जब आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनबीसीसी और कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव और मिस्टर एमएल लाहौटी की तकरीबन हर 2 दिन में मीटिंग होती थी, चाहे वो एनबीसीसी के दफ्तर में हो या चाहे कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के दफ्तर में हो या फिर लाहौटी साहब के दफ्तर में हो। तो लगातार मिलते रहते थे और लगातार संपर्क में थे, और आगे जाने का रास्ता क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते थे। और जो यूको बैंक में जो अकाउंट बनाया गया था जिसमें बायर्स को अपने बकाया पैसे जमा करने थे, उस पर भी बाकायदा बराबर नज़र रखी जा रही थी कि उसमें फ़ंड का फ़्लो क्या है, कितने पैसे जमा हो गए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो था, ये सारा दारोमदार इस चीज़ पर निर्भर करता था कि आखिर उस अकाउंट में कितने पैसे जमा होते हैं। तो हमें इस चीज़ की जानकारी थी, इसलिए हम लगातार लाहौटी साहब से संपर्क में थे। तो लाहौटी साहब से जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल ही हमारी एनबीसीसी में मीटिंग है, तो आप यदि पूरे अपना ये ब्यौरा दे देंगे कि कितने विलास अगले 7-8 महीने में तैयार हो सकते हैं और कितने विलास को बनाने के लिए 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, तो मैं वो रिपोर्ट एनबीसीसी को आगे बढ़ा सकता हूं और हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी मिल जाए। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर थी, और वापस आके मुझे ध्यान है मैं था और डॉक्टर इम्तियाज़ थे, हमने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम ये रिपोर्ट बनाएंगे और ये देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने जो विलास हैं जिनको काफ़ी जल्दी बनाया जा सकता है। और इसकी हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज की और पूरा का पूरा हमने इसकी रिपोर्ट बनाई, और बाकायदा ये दिखाते हुए कि किस टावर में कितने विलास हैं और उसमें जो काम हुआ है उसकी क्या स्टेज है, उसको बनाने में तकरीबन कितना टाइम लगेगा। और ये सारी की सारी रिपोर्ट हमने बना के उनको मेल की, और उसके बाद डॉक्टर इम्तियाज़ ने बाकायदा उसकी हार्ड कॉपी भी ली, और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें लेके मैं अगले दिन लाहौटी साहब के दफ्तर में पहुंचा और उनको ये सारी चीज़ें दी। और उसके बाद हमें बहुत आशा थी कि इस पर एक बहुत सकारात्मक रुख रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। और हमारे प्रोजेक्ट को उस समय कम से कम एनबीसीसी ने प्रायोरिटी में नहीं लिया। उनकी बहुत सारी वजह थी। एक तो फंड का वजह था कि हमारे प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आए हैं। दूसरे
उनकी कोशिश ये थी कि वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लें जिसमें ज़्यादा यूनिट्स हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। हालांकि ये बात हमारी समझ से परे थी, क्योंकि कोई ऐसा प्रोजेक्ट यदि वो लेते जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट था तो नेचुरली उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता, जबकि हमारा जो प्रोजेक्ट था सबसे छोटा था और इसको पूरा करने में उनको कॉम्परेटिवली कम समय लगता। खैर उन्होंने ये बात मानी नहीं और ये काम हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपनी कोशिश छोड़ी नहीं और लगातार लाहौटी साहब को ये बताने की कोशिश करते रहे कि आपको ड्रीम वैली 1 को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। और ऐसे ही समय बीतता गया दोस्तों, और एक बार हमें जानकारी मिली कि लाहौटी साहब के दफ्तर में ही NBCC के जो ऑफिशियल्स है वो आने वाले हैं और वहाँ पे शायद इस बारे में बात होगी कि अगले चरण में कौन से प्रोजेक्ट को लिया जाए। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है जब हम जाके वहाँ पर अपनी बातें कह सकते हैं, क्योंकि लाहौटी साहब को तो लगातार हम अपनी बातें बता रहे थे मगर फ़ैसला तो NBCC को लेना था। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा था कि NBCC की मीटिंग लाहौटी साहब के दफ्तर में हो रही थी और ये हमारे लिए अच्छा मौका था कि हम वहाँ जाके उनको अपनी चीज़ें बताएं, क्योंकि उनके लिए तो सारे प्रोजेक्ट एक जैसे थे मगर हमारे लिए हमारा जो प्रोजेक्ट ड्रीम वैली 1 जो था वो दी प्रोजेक्ट था और हमारा खुद का अपना इंटरेस्ट इस बात में ज़्यादा था कि ठीक है दूसरे प्रोजेक्ट में भी काम होना चाहिए मगर हमारे प्रोजेक्ट में पहले काम होना चाहिए। तो ये सब सोचते हुए अगले दिन मैं डॉक्टर इम्तियाज़ के साथ वहाँ लाहौटी साहब के दफ्तर पहुँचा और वहाँ पे मैं लाहौटी साहब से मिला। तो लाहौटी साहब ने मिला कि देखिए NBCC वही करेगी जो कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। तो अभी तो NBCC वाले लोग अभी आए नहीं हैं, उनके आने में टाइम है, क्योंकि उस समय 10 बज रहे होंगे सुबह के। उन्होंने कहा 11 बजे की मीटिंग है तो आपके पास 1 घंटे का टाइम है। और मैं समझता हूँ कि यदि आप ये बात कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर R वेंकट रमानी को यदि बता सके तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाए। तो हमने पूछा कि भाई कहाँ मिल सकते हैं कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। तो उन्होंने बताया कि पास में ही उनका दफ्तर है, ये वहाँ पे तिलक मार्ग सागर अपार्टमेंट में लाहौटी साहब का दफ्तर था और वहाँ से पास ही वहाँ ये हमारे जो कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव था उनका दफ्तर था। वहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता होगा। तो मैं बाहर निकला और मैंने डॉक्टर इम्तियाज़ से बात की कि देखिए ये मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए और यदि लाहौटी साहब ऐसा कह रहे हैं तो हमें जाके कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव तक अपनी बात बतानी चाहिए। तो दोस्तों वहाँ से हम कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के दफ्तर तक निकले और कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव का दफ्तर वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे था। हम वहाँ पर पहुँचे, थोड़ी हमें दिक्कत हुई उनका ऑफिस ढूंढने में मगर फाइनली हम उनके दफ्तर में पहुँचे। मगर दोस्तों मैं उनके दफ्तर में जैसे ही पहुँचा तो उनके असिस्टेंट ने कहा कि सर अभी निकले हैं। और मैं वापस दौड़ता हुआ नीचे आया तो मैंने देखा कि वो गाड़ी में बैठ चुके, गाड़ी स्टार्ट हुई है। दोस्तों मैं लिटरली भागता भागता हुआ उनके पीछे गया और उनकी गाड़ी आगे जा रही थी और सुबह का ट्रैफिक था, काफ़ी बिजी रोड था और मैं पीछे लिटरली दौड़ता हुआ गया। शायद उनके कार के ड्राइवर ने मुझे देख लिया कि कोई आदमी गाड़ी के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है, उसने गाड़ी रोक दी और मैं फिर गया और मैंने बोला कि भाई आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो मैंने उनको बात बताई कि देखिए ऐसा है, मैं ड्रीम वैली 1 से हूँ और मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूँ, आपके नोएडा सेक्टर 44 आपका जो ऑफिस कम रेसिडेंस है और वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको बात बताई है और सारी चीज़ें आपको समझाई है। तो हमारा मानना है चूँकि NBCC अब अपने प्रोजेक्ट का चुनाव कर रही है और
ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे निर्भर करती हैं कि आप कौन-सा प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ड्रीम वैली 1 को सजेस्ट करें और हमने उनको सारे कारण बताए जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये सबसे छोटा प्रोजेक्ट है और ये आप उनके लिए डिलीवर करना सबसे आसान होगा। तो ये सारी बातें सुन के उन्होंने कही कि ठीक है भई मैं आपके एंटरप्राइज़ की कदर करता हूँ, आप इस तरह से आ रहे हैं। हालाँकि ये बड़ा अजीबो-गरीब तरीका है। मैंने कहा कि ठीक है, आपको हो सकता है ये तरीका बहुत अजीबो-गरीब लगे, मगर हम लोग के पास और कोई चारा नहीं है और हम मजबूर हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि वो बात सही है, मैं आपकी बात समझ गया। मगर दिक्कत ये है कि जो हमारा जो फंड है, वो फंड की पोज़ीशन बहुत एनकरेजिंग नहीं है। क्योंकि प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास फंड होना चाहिए। डीआरटी की तरफ से भी कुछ आया ही नहीं है। उन्होंने आम्रपाली के प्रॉपर्टी की ऑक्शनिंग करनी थी, उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली नहीं है। या फिर दूसरी जगह से सुरेखा को पैसे देने थे 500 करोड़, उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। फिर और भी दूसरी जगहों से पैसे आने थे, तो पैसे कहीं आए नहीं हैं। तो ये हमारे लिए तो अभी बहुत मुश्किल है कि हम आगे की कार्रवाई कैसे करें। और इसमें आप कह रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी मिले, तो प्रायोरिटी तो मिलेगी तभी जबकि हमारे पास फंड होगा। तो आप ये जान लीजिए कि अभी हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो फंड की है। तो ये बात हो गई, फिर हम वापस आ गए दोस्तों और इंतज़ार करने लगे कि ठीक है फ़ंड की पोजीशन थोड़ी इम्प्रूव होगी। इस बीच मैं लगातार अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के लोग थे उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि हमें अपना जो वो बैलेंस पेमेंट है वो हमें जमा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट पैसे की कमी की वजह से अटका हुआ है और हम यदि अपने पैसे जमा नहीं करेंगे तो हमारी प्रोजेक्ट प्रायोरिटी में नहीं आएगी। क्योंकि मुझे पता था कि दूसरे प्रोजेक्ट में जैसे सेंचुरियन पार्क का प्रोजेक्ट था या गोल्फ पार्क का प्रोजेक्ट था, उसमें जो लोग थे वो काफ़ी एक्टिव थे और उसमें लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के पैसे जमा कर रहे थे। तो जहाँ पे अगले प्रोजेक्ट को चुनने की बात आती तो ये नेचुरली जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा पैसा जमा होते, जिनका फंड का लेवल अच्छा रहता, तो नेचुरली उनके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो हम लगातार ये चीज़ अपने बायर्स को बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे प्रोजेक्ट में भी मैक्सिमम लोगों का पैसा जमा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगली जो कार्रवाई है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करेगी। हालांकि लोगों की भी अपनी परेशानियां थी, जैसे कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था और एनबीसीसी को काम पूरा करने का ऑर्डर भी मिल गया था, मगर कैटेगरी ए को छोड़ के कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। तो लोगों में जितना विश्वास उत्पन्न होना चाहिए था उतना विश्वास हुआ नहीं था और मोस्टली जो बायर जिनसे हमारी बात हो रही थी वो यही कह रहे थे कि चंद्रकांत जी हम पैसे दे देंगे, मगर हमें ये नहीं पता है कि काम आगे शुरू होगा कि नहीं। तो यदि हम ये देख रहे हैं और हमें लगेगा कि काम जब शुरू होगा तो हम पैसे देंगे, ज़रूर देंगे। और दूसरे जो बायर्स थे उनमें उनकी थोड़ी प्रॉब्लम अलग थी, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बायर्स ने पहले बैंक से लोन लिया था और कईयों ने अपने लोन को बरकरार रखा था, कईयों ने लोन को बंद कर दिया था और उनका अकाउंट एनपीए हो गया था। और बहुत सारे लोग अब इस स्थिति में नहीं थे कि वो अपने सोर्सेज से पेमेंट कर सके, तो उन्हें भी बैंक का लोन चाहिए था। और हालांकि बैंक को लोन देने के लिए सीआर लगातार प्रयत्नशील थे और इसके बारे में उन्होंने बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बहुत सारी मीटिंग भी की थी और आरबीआई को भी ये चीज़ बताने की कोशिश की थी कि आप कृपया करके जितने बैंक्स हैं उनको आप इस तरह का डायरेक्टिव दीजिए कि आम्रपाली के जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, अब वहाँ के बायर्स यदि अपने पुराने लोन को वापस वो शुरू करवाना चाहते हैं तो वो इजाज़त दी जाए, या फिर कोई नए बायर्स यदि फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका भी लोन जो है सैंक्शन किया जाए।
और पुराने जो लोन जो एनपीए में चले गए हैं उनके लिए एक थोड़ा सा एक बड़ा नरमी का रुख अख्तियार किया जाए, क्योंकि यदि उसमें हैवी पेनाल्टी लगेगी तो ये बायस के लिए शायद सही नहीं होगा, जो इतने पिछले 9 सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं और हर तरह से मजबूर हैं। बैंक के लोन के अगेंस्ट वो ईएमआईज दे रहे थे और किराए पे रह रहे हैं, वो हर महीने उन्हें किराया भी देना पड़ता है, तो ये दोहरी मार वो पिछले 8-9 सालों से झेल रहे हैं। तो यदि एनपीए की वजह से बैंक यदि कोई हैवी पेनाल्टी लगाएगी तो ये उनके साथ सही नहीं होगा। लेकिन सीआर के इतने सारे कोशिशों के बावजूद भी बैंक लोन देने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही थी। कुछ ही बैंक्स थे और कुछ ही केसेस में मैंने सुना था कि बायर्स को लोन मिला था या पुराने लोन उनके दोबारा शुरू किए गए थे। तो ये इस तरह की समस्या थी और सीआर भी लगातार ये मान रहे थे कि हाँ, इस तरह की समस्या है, और वो लगातार ये बायर्स को बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें लगातार वो कोशिश में लगे हुए हैं और जल्दी ही शायद बैंक से उनकी ये इस तरह की सहमति बन जाए और बैंक लोन फिर से बायर्स को देना शुरू कर दे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन हम जिस खबर का इंतज़ार कर रहे थे, जो हमारे ड्रीम वैली विला की कब टेंडरिंग होगी और कब यहाँ पे वर्क ऑर्डर इशू होगा, वो अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो आने वाले समय में क्या हुआ, क्या ड्रीम वैली की टेंडरिंग हुई, क्या ड्रीम वैली में दोस्तों काम शुरू हुआ, इसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट and wait for my next episode. So guys, stay safe, stay secure and stay happy. Thank you.